एसबी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु कुमार और आज हम लोग बात करेंगे परिंदे कहानी। यह कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह एक दुनिया समांतर से लिया गया है। इस कहानी में मुख्य पात्र है लतिका, जो एक मैडम रहती है कॉन्वेंट स्कूल में, हॉस्टल वार्डन का काम करती है। और करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर रहता है। साथ ही इस कहानी में मुख्य पात्र और है जैसे डॉक्टर मुखर्जी जो बर्मा से आए हुए थे, और मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट बुज़ुर्ग हैं और सोपा पियानो बजाते थे। हॉस्टल में रहने वाली मुख्य लड़की में सुधा और जूली थी, हेमंती भी थी, और हॉस्टल के प्रिंसिपल मिस वुड थी। उसे हॉस्टल के बच्चे ओल्ड मेड कह के पुकारती थी। डॉक्टर मुखर्जी प्रैक्टिस के साथ साथ वो क्लास भी लिया करते थे। और फादर एलमंड चर्च के फादर थे, और कुमायूं रेजिमेंट के कैप्टन गिरीश नेगी जो लतिका मैडम का प्यार हुआ करते थे। एक दिन वो युद्ध के लिए गया हुआ था और वापस ही नहीं लौटा। उसी की प्रिय लतिका की कहानी है, जो अकेली रहते हुए किस तरह अपनी व्यथा किसी को बता नहीं सकती थी, और मिस्टर गिरीश नेगी की याद उसको सताती रहती थी। आँखों में उसका अंधेरापन, उसकी मीठी यादें ताज़ा ताज़ा ही लग रहा था। लतिका मैम कॉन्वेंट स्कूल में ही छुट्टी के दिनों में ही रहा करती थी और वो कहीं नहीं जाती थी। लोग कहते थे कि आखिर ये मैडम अपने घर क्यों नहीं जाती है, लेकिन मैडम लतिका कभी भी हॉस्टल या स्कूल छोड़ के कहीं नहीं गई पिछले कुछ वर्षों से। इस कहानी में छुट्टी का दिन का अनाउंस होता है और रात को सभी लड़की एक कमरे में इकट्ठा होके अपना खुशियाँ मना रही थी। उसी समय लतिका वहाँ पहुँचती है। लतिका को देखते ही सभी लड़की डर जाती है, और बाद में स्कूल का पिकनिक का प्रोग्राम बनता है। पिकनिक में सभी लोग जाते हैं और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। आगे कहानी इस प्रकार से है। अब कहानी को पढ़ते हैं। अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृतियाँ खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर फुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोज अप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिझक की आवाज़ थी। लैंप में तेल ही ख़त्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा।
हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। मैडम बोली, तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? बच्ची बोली, कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वो अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ने पर कड़ी पाबंदी है, किंतु किसी न किसी बहाने से प्रत्येक लड़की इसका उल्लंघन करती है। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुना पूरी बात न कहकर हेमंती को की ओर देखकर हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना मैडम। लतिका खिसियाई सी हो गई। इस समय यहाँ आकर उसने इसके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन अब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है। उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वो देहरी से बाहर को करीब उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? सब लड़कियां की आंखों उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा रही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, जैसे उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने आगे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। रैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। उन्हें चाकू से छीला जा सकता था। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज, ककड़ी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियां की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर
अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका सोती सी जाग गई। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से सटा हुआ हाँफ रहा था। लैंप के प्रकाश में उसके चेहरे का पीलापन ताम्र वर्णित हो गया था। यहाँ अकेले क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों को भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझसे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। डॉक्टर, मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोम्पा और चेकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान फैल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लतिका बोली। चलिए, ये ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास ही आती। डॉक्टर ने लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। वो आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उसकी थोड़ी लंबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आँखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता था क्योंकि डॉक्टर कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान अक्सर डॉक्टर कहा करते, मरने से पहले एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उसके अतीत के संबंध में उनसे कुछ पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए हंस पड़ते, एक सूखी सिनिकल हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। टेरेस पर मेज कुर्सियां बिछा दी गई। भीतर कमरे में पर्क्यूलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट आराम कुर्सी अधलेटा सा लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। टेरेस का अंधेरा फीके पीले प्रकाश के दायरे के इर्द गिर्द सिमटने लगा। हवा में चीड़ के वृक्षों की साई साई दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में अजीब सी सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की महसूस होने लगी। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं
मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है? छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा, पिछले 5 सालों में सुनता रहा हूँ, फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सोआते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्रयासों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमायूं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रही थी तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर ग्रीस नेगी है। बिलियर्ड्स रूम से आते हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी पुस्तक के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिरा आया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी। टेरेस के ऊपर काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर पी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई साड़ियों की छाया टेरेस की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यही रहेंगे? डॉक्टर नेगी ने पूछा। डॉक्टर का प्रश्न हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सौंपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों से नीचे फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरों में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्पिनिल उर्मिला भंवरों की झिलमिलाता जाल बुनती हुई फैलती जा रही थी दूर दूर किनारों तक। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इस दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निखरता निर्वाता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर झुकती हुई ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ने जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी, करता हुआ बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल का प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हुबहू ऐसे ही बन जाएगी। लतिका के शरीर में झुर्रियों सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने खनिज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? उसे अनुभूति के संग जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों की झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर
धीरे धीरे जाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी होकर गरीब है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वो चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता जाती रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों पर दबाव पियानो पर ढीला पड़ गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाका में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात करने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जीले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों के छाए लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने के लिए नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मैं भी मर जाऊँ। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से प्यारी ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे ज़िंदगी से बहुत कुछ उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर मोमबत्तियों को बुझती लो को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका वेनागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से पहले एक रात उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कर सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमायूं रेजिमेंट का कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ कहा नहीं गया। उसे याद आया कि वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका दिया। लतिका ने क्यों नहीं बताया कि क्या वह उसके जोगी भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्ती एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ियों नालों का सरोवर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का भी गुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ। गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट ह्यूबर्ट। मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका ने खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुकता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो।